हाँ, तो क्लास 10th की मैथ्स की और एसएसटी की, हिंदी की, इन सब की कैप्सूल स्टार्ट हो चुकी है। इंग्लिश और साइंस भी जल्दी स्टार्ट करने वाले हैं अपन, ठीक है। ये जो एसएसटी अपने पॉलिटिकल साइंस का एक चैप्टर किया था, आज अपने हिस्ट्री का बहुत गजब का टॉपिक है, बहुत गजब का चैप्टर है, वो अपन कंप्लीट करने जा रहे हैं। बहुत बड़ा है वैसे तो, लेकिन सिलेक्टेड मटेरियल है, इनको ढंग से याद कर लेना। दोनों मीडियम के बच्चे, चाहे इंग्लिश मीडियम के हो चाहे हिंदी मीडियम के हो, आपको पता है अपन दोनों मीडियम को पढ़ाते हैं। और दूसरी बात, इंग्लिश मीडियम वाले के लिए तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, उनके लिए तो मतलब कहते हैं ना कि बहुत बड़ा बेनिफिट है कि उनको हिंदी में ट्रांसलेट करके पढ़ने में बड़ा ईजी पड़ेगा। तो आज अपने एक ही पेज पर दोनों रख दिया, ऊपर हिंदी नीचे इंग्लिश, ताकि आपको अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना। बहुत ही शानदार सा चैप्टर है। यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। इसके बाद में अपन इंडिया वाला भी पढ़ेंगे, जो इसका सेकंड चैप्टर है कि इंडिया के अंदर राष्ट्रवाद का उदय कैसे हुआ, नेशनलिज्म का राइज कैसे हुआ। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो भी, और ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसका स्टार्टिंग में मैंने कुछ 3-4 ऐसे टॉपिक रखे हैं, जैसे जूसेपे मैस्सिनी है, कावूर है, गैरिबाल्डी हैं, रेनन है, फिर उनका फ्रैंकफर्ट संसद है, फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट है। फिर अपन इसमें पढ़ेंगे वो रोमानीवाद हैं। फिर अपन इसमें ले लेंगे, ये क्यों मतलब सिलेक्टेड मटेरियल है, ये सीधे सीधे क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, इसलिए ध्यान से करेंगे अपन। जैसे फर्स्ट है जूसेपे मैस्सिनी। जूसेपे मैस्सिनी जो है, इसके बारे में आपको 1-2 लाइन अगर कम भी रह जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन काफ़ी आपको नॉलेज होना चाहिए। इनके बारे में आ जाएगा 2 मार्क्स में कि जूसेपे मैस्सिनी कौन था, आप क्या जानते हैं उनके बारे में, ठीक है। तो जूसेपे मैस्सिनी एक इटली का युवा क्रांतिकारी था। इसका जन्म सन 1807 को जेनोवा के अंदर हुआ था। इंग्लिश नीचे लिखी हुई है साफ साफ। देशभक्ति की भावना थी इसके अंदर, इसने प्रेरित होकर इसने कार्बोनरी के गुप्त संगठन का सदस्य बन गया था। ये मतलब जैसे होता है ना, जिस जो देशभक्ति की, जिसमें नेशनलिज्म जिसके अंदर अंदर कूट के भरा हुआ हो, वो किसी बंदे का सहारा पकड़ते हैं कि यार मुझे कोई मिल जाए जो हम मेरे जैसा ही हो, जो देशभक्ति की बातें करे। तो इसलिए कार्बोनरी एक गुप्त संगठन चलता था इनका, उसका ये मेंबर बन गया, ठीक है। इंस्पायर्ड ऑफ पैट्रिज्म ही बिकम ए मेंबर ऑफ द सेक्रेटरी सोसाइटी ऑफ कार्बोनरी का सदस्य बन गया। ऐसा मान लो कि जैसे सुभाष चंद्र बोस है, उनके नाम से, एक सुभाष चंद्र बोस के नाम से सपोज कोई चलता कि बॉस संगठन, बॉस गुप्त संगठन चलता हो, तो बॉस गुट मान लो, बॉस ग्रुप, तो बॉस ग्रुप को ज्वाइन कर ले, क्योंकि बॉस स्वतंत्रता सेनानी थे, देश की बातें करते थे। वैसे कार्बोनरी एक संगठन था, इसका ये मेंबर बन गया। 24 साल का युवा था। मेन इसका टारगेट है कि इटली को इकट्ठा करना है। मैं तो आपको थोड़ा मोटा मोटी बता दूं कि ये भगवान, अपने ओन वर्ड्स में लिख सकते हो कि इटली का युवा क्रांतिकारी था ये, और ये गॉड में बिलीव इन गॉड, ये भगवान में विश्वास करता था। ये कहता था कि जो यहाँ की जनता है, उस पूरी इटली को एक साथ जोड़ के रखना ही सबसे बड़ा काम है। इसलिए ये जितने भी आसपास में बिखर गया इटली, जो 6-7 स्टेट्स में, 6-7-8-10 राज्यों में बिखरा हुआ है, ये बिखरा हुआ नहीं रहना चाहिए, इसको इकट्ठा किया जाए। वही इसीलिए तो ये कुछ हिडन, चोरी छुपे 2 गुप्त संगठन बनाएगा अंडरग्राउंड, और उसमें ज़बरदस्त काम करेगा ये, ठीक है। तो ध्यान रखें कि इसका मेंबर बन गया, और फिर 24 वर्ष की एज में इसको लिगुरिया में क्रांति, रिवोल्यूशन कर दिया था लिगुरिया में। इस कारण से उसको बाइकआउट कर दिया, वहां से बहिष्कृत कर दिया। तो मैस्सिनी ने मार्सेई में यंग इटली और बर्न में यंग यूरोप, ये 2 वेरी इंपॉर्टेंट, सीधे सीधा 1 नंबर का क्वेश्चन आ गया, 1 मार्क से आ गया कि यंग इटली और यंग यूरोप, ये जो 2 सदस्य, 2 मतलब कि भूमिगत संगठन है, जो अंडरग्राउंड सोसाइटी बनाई है, वो किसने बनाई? तो जूसेपे मैस्सिनी। यहाँ पर ऐसा आ जाएगा मैस्सिनी के 2 जो अंडरग्राउंड सोसाइटी थी, जो गुप्त संगठन वो चलाता था, उसका क्या नाम है? तो यंग यूरोप और यंग इटली के नाम से चलाता था। ये युवा था, युवा बच्चों को जोड़ता था इसमें कि जिनमें देशभक्ति की भावना कूट के भरी हो, बस इटली को इकट्ठा करना है। तो इसकी बात रखने वाले कहाँ के बंदे को इकट्ठा करता था ये? पोलैंड, फ्रांस, इटली और जर्मनी, इन सब में समान विचार रखने वाले जितने भी, जो जिनकी सेम थिंग होती थी, सब युवाओं को ये इकट्ठा करता था। और खुद का ट्रस्ट था, ये बिलीव करता था कि ईश्वर की इच्छा के अनुसार ही राष्ट्र, ईश्वर की इच्छा के अनुसार, ये कहता था कि भगवान सब कुछ है, गॉड में बिलीव करता था। तो भगवान की इच्छा के अनुसार ये कहता था कि राष्ट्र ही मनुष्यों की प्राकृतिक इकाई थी। मतलब कोई भी जो देश है वो नेचुरल यूनिट है किसी बंदे की। जैसे अपन भारत में रहते हैं, इंडिया में रहते हैं, भारत में रहते हैं, तो भारत हमारी इकाई है, यूनिट है। हम यहीं जन्मे, यहीं बड़े हुए, यहीं पर मरेंगे, तो ये हमारा देश है, सब कुछ यही है, सब कुछ ऐसा मान लो। ये इसका भी यही सोचना था। इसलिए इटली छोटे छोटे राज्यों की तरह नहीं रह सकता,
इनको इकट्ठा करना पड़ेगा, उसे जोड़कर राष्ट्रों का एक गठबंधन, पूरा बड़ा एक गुट बनाना पड़ेगा। और ये ना एकीकरण, मतलब कि जो इटली का जो यूनिफिकेशन है, इटली का जो एकीकरण है, वो ही सबसे बेस्ट रहेगा। इसने कह दिया कि भाई गणतंत्र बनाना ही था, मतलब ये चाहता था कि डेमोक्रेसी आए। ये जो है ना हमेशा डेमोक्रेसी में ट्रस्ट करता है, और ये कभी भी जो राजा है रिपब्लिक में विश्वास करता है, राजाओं के राज में विश्वास नहीं करता। ये कहता है कि नहीं, इलेक्शन बाय इलेक्शन जनता वोट करे, डेमोक्रेसी आनी चाहिए। ये राजतंत्र का घोर विरोध करता था। राजतंत्र जो राजाओं का तंत्र था उसमें ये घोर मतलब विरोध करता था, यानी कि ऑपोजिशन ऑफ मोनार्की सिस्टम बिल्कुल बिलीव नहीं करता था। और प्रजातांत्रिक गणतंत्रों के अपने स्वप्न के रूढ़िवादियों को इसने पराजित कर दिया था। मतलब अपने दम पे ये बंदा इटली को एकीकरण करने में, इटली के यूनिफिकेशन में इसका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है, बहुत बड़ा योगदान भी है। तो ये था, इसके बारे में आपको एक दो लाइनें रह भी जाए तो कोई बात नहीं, मोटा मोटी आपको ये बताना है कि कहाँ का रहने वाला था। 24 साल का युवा था। इसके 2 गुप्त संगठन जो अंडरग्राउंड इसने सोसाइटी बनाई उसका नाम जरूर लिखना, और कहाँ कहाँ के बंधु को ये सेम सोच रखने वाले लोगों को, युवाओं को जोड़ता था वो लिख देना, और इसका भगवान विश्वास था वो लिख देना। और ये लिख देना कि ये राजतंत्र का घोर विरोध करता था, मोनार्की सिस्टम इसको पसंद नहीं था, डेमोक्रेसी में बिलीव करता था। ये सारी बातें अपन को लिख देनी है, ठीक है। ऐसे ही एक बंदा है काउंट कैमिलो दे काउर। ये जो है काउर ये सार्डिनिया पीटमांड का पीएम था। सार्डिनिया पीटमांड स्टेट है ना, राज्य जो है, वहां का प्रधानमंत्री था। उसने इटली के राज्यों को इकट्ठा करने वाले आंदोलन का नेतृत्व किया। ये भी इटली को इकट्ठा करने में इसका भी योगदान है। तो जो लोग इटली को इकट्ठा कर रहे थे, एकीकृत करते थे, उनका यूनिफिकेशन जो कर रहे थे, उनकी लीडरशिप इसी ने की थी, क्योंकि पीएम था, नेतृत्व किया इसने। वह न तो एक क्रांतिकारी था और न ही जनतंत्र में विश्वास करता था, सेम वैसा ही, न तो कोई रिवोल्यूशन करने वाला क्रांतिकारी, और न कोई ये जनतंत्र में विश्वास करता था, ये डेमोक्रेसी को नहीं मानता, ठीक है। ये पीएम था। इटालियन लैंग्वेज इसको अच्छी खासी आती थी, और फ्रांसीसी भाषा भी इसको आती थी, ठीक है। उसके प्रयत्नों से ही फ्रांस, अब इसने एक बड़ा अच्छा काम कर देगा। ये कहता था कि कोई डेमोक्रेसी, जनतंत्र वगैरह इसकी जरूरत नहीं है, और न ही मैं कोई लड़ाई झगड़ों में विश्वास करता हूँ। ये शांति वाला बंदा था, और इसको दोनों भाषाएं आती थी। एक बात बताओ कि अगर भारत को फ्रांस से दोस्ती करनी है, तो अगर किसी बंदे को भेजें कि भाई तू थोड़े वहाँ के पीएम से या उनसे बात कर, और अगर आपको फ्रेंच लैंग्वेज आती हो तो जिसको वो लैंग्वेज आती है अपन उसी को आगे भेजने की कोशिश करेंगे, ताकि जिसको जो भाषा आती है थोड़ा अपनत्व भी आता है उससे। तो इसको फ्रांस और इटली भाषा आती थी, इसलिए इसकी पकड़ थी। तो इसने फ्रांस और सार्डिनिया पीटमांड, इनके बीच में एक कूटनीतिक संधि करवाई, एक ट्रीटी करवाई, एक अलायंस करवाया, डिप्लोमेटिक अलायंस इन्होंने फ्रांस के बीच में जो है सार्डिनिया पीटमांड का जो है मतलब रिलेशन करवा दिया, ट्रीटी करवाई, संधि करवाई, अलायंस करवाया, ठीक है। और जिससे अपन प्लाम्बियर्स की संधि भी कहते हैं, ठीक है ना, जिसको अपन क्या कहते हैं, जो सार्डिनिया पीटमांड की जो इसने ये अलायंस करवाया था, डिप्लोमेटिक अलायंस था, इसको अपन प्लाम्बियर्स की संधि भी कहते हैं। इस संधि के अनुसार फ्रांस ने ऑस्ट्रिया के, अब देखो सार्डिनिया पीटमांड और फ्रांस अब एक हो चुके हैं, तो दोनों मिलकर ऑस्ट्रिया को हरा देंगे, और ऑस्ट्रिया के विरुद्ध एक सैनिक सहायता देना स्वीकार भी कर लिया कि हम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ लड़ेंगे, उसके लिए मैं आपको सैनिक सहायता करूंगा, दोनों मिलके, और ऑस्ट्रिया को हरा भी देते हैं ये। और इस संधि के परिणाम स्वरूप 1859 ईस्वी में सार्डिनिया पीटमांड ऑस्ट्रिया की सेना को पराजित करने में सफल भी रहता है। तो ये है काउर, इसका भी इटली को इकट्ठा करने में काफी इसका भी इंपॉर्टेंस है, ठीक है। अगला गैरिबाल्डी भी ऐसा ही बंदा है। गैरिबाल्डी इटली का एक महान स्वतंत्रता सेनानी था, ये भी इटली का ही बंदा है, ठीक है। और इसका जन्म 1807 में हुआ था। ये यंग इटली जो बनाया था ना, उसने 2 सदस्य बनाए थे, मैथसेपी ने, यंग यूरोप और यंग इटली। तो ये यंग इटली का मेंबर बन गया, ठीक है। कब? 1833 में, 1833 में। और 34 में पीटमांड के गणतंत्रीय विद्रोह में भाग लिया। जब पीटमांड का में वहां पर विद्रोह हुआ था, तो उस टाइम पर ये वहां पर पार्टिसिपेट भी करता है 34 में। और विद्रोह कुचल जाने पर गैरिबाल्डी दक्षिण अमेरिका भाग गया था। कि वहां पर क्या हुआ कि इन्होंने पीटमांड में उनका सामना किया, हालांकि ये हार जाते हैं, तो फिर वहां से भाग छूटता है ये। और जहां 1848 तक इसको मतलब चोरी छुपे रहा, निर्वासन में रहा, मतलब छुपा रहा, 54 में इसने इटली वापस आया। और विक्टर था, इमैनुअल द्वितीय जो राजा था, विक्टर बोल दो चाहे राजा बोल दो, एक ही बात है,
उसका नाम था राजा इमैनुअल सेकंड, उसका समर्थन किया, हेल्प की, और जितने भी इटालियन जो इतावली राज्य थे उनको इकट्ठा करने का प्रयास कर रहा था ये। तो मतलब ये बंदा भी इटली को इकट्ठा करने वाला ही है, क्योंकि मेंबर भी तो यंग इटली का है, ठीक है, जो मैथ्स नहीं चला रहा है। तो ये सब मिलके, और जो राजा था इमैनुअल सेकंड, वो इमैनुअल सेकंड जो खुद इटली को इकट्ठा करने में लगा हुआ था, ये उसका सपोर्ट करता है कि यस हम भी आपके साथ हैं, और ताकि बस वापस में आ सको यहाँ पर। 1860 में दक्षिण इटली यानी साउथ जो इटली थी उसकी तरफ हजारों लोगों का अभियान, मतलब हजारों लोग यंग जो साउथ इटली उसकी तरफ जा रहे थे। तो इसकी लीडरशिप यही कर रहा था, लगभग 30,000 तक संख्या पहुंच गई थी, वो लोग जा रहे थे। रेड शर्ट के नाम से जाना जाता है इसको, वेरी इंपॉर्टेंट है भाई। तो ध्यान रखें कि जो ये लोग थे जिनका राजा था इमैनुअल सेकंड, उनका एक ये भी जो है गैरिबाल्डी भी उसका मेंबर ही है, ये रेड शर्ट पार्टी कहलाती थी। ये सब मिलके जा रहे थे, लगभग 30,000 तक की संख्या में थे। तो रेड शर्ट पार्टी कौन सी थी, तो अभी लिख देंगे कि दक्षिण इटली की तरफ हजारों लोग इकट्ठे होकर जा रहे थे, दक्षिण इटली की तरफ, जिनका नेतृत्व इमैनुअल द्वितीय कर रहा था, जिसका सदस्य अपने गैरिबाल्डी भी है। इनको रेड शर्ट पार्टी या रेड शर्ट भी कहा जाता है, लाल शर्ट। 1860 में दक्षिण इटली और 2 सिसिलियों के राज्यों में प्रवेश कर गए और इन्हें सार्जिनिया पीटमंड में मिला लिया गया। और 1867 में गैरिबाल्डी ने रोम पर भी आक्रमण कर लिया था, हालांकि वहां पर तो ये हार गया था। लेकिन ये जो है पेपल राज्य को इटली, मतलब कुल मिला के ये इटली में आसपास के जो भी पेपल हो गया, रोम हो गया, कोशिश करें सार्जिनिया पीटमंड की हेल्प से कि आपस में बस इटली के अंदर मिला लें। कुल मिला के इटली का यूनिफिकेशन करना है, इनको इटली को जोड़ना है, इसका भी इंपॉर्टेंस योगदान है। तो आप लिख सकते हो ये फिजिकल फोर्स ऑफ शोर्ड ऑफ इटली अलॉन्ग विथ मैजिनी, जो कि मैजिनी लॉन्च यंग इटली, उसका ये मेंबर बन गया था। ये सब यूनिफिकेशन इसका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस योगदान है। फिर ये रोम वगैरह के हालांकि वहां पर भी थोड़ी करता, हालांकि तो नहीं जीत पाता, लेकिन हाँ रेड शर्ट या ट्रॉप्स ये अपन बातें पूरी देख ली। तो ये सब कुल मिला के इसका भी बहुत बड़ा, गैरिबाल्डी का भी यूनिफिकेशन ऑफ इटली में योगदान है। ये भी आप योगदान मतलब इंपॉर्टेंस है, देख लेना। एक होता है रेनन, रेनन भी था अंश रेनन के अनुसार, इसके अनुसार राष्ट्र क्या है। तो कुल मिला के रेनन के बारे में एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा, रेनन कौन था, ये क्या था, इसने नेशन की क्या इंफॉर्मेशन बताएगी, व्हाट इज नेशन अकॉर्डिंग टू रेनन। तो देखो ये एक्चुअली ये फ्रांसीसी दार्शनिक था, ये फ्रांस का रहने वाला था, एक फ्रांसीसी फिलोसोफर था, ठीक है। और उसने सन 1882 में सोबॉर्न विश्वविद्यालय यानी सोबॉर्न यूनिवर्सिटी जो है सोबॉर्न, उस यूनिवर्सिटी में एक स्पीच दिया, एक व्याख्यान किया, जिसमें एक राष्ट्र की क्या परिभाषा हो सकती है उसने बताई। कि उसने कहा कि उसने इस विचार की आलोचना की कि राष्ट्र समान भाषा, नस्ल, धर्म या क्षेत्र से बनता है। इस बात की आलोचना की भाई देखो कोई भी राष्ट्र एक लैंग्वेज, एक नस्ल या धर्म से नहीं बन सकता। कोई आप भी देख सकते हो क्या कोई राष्ट्र या कोई देश सेम लैंग्वेज, सेम रिलीजन नहीं बनता है, काफ़ी सारे रिलीजन और काफ़ी सारे धर्म उसमें होते हैं। तो यही चीज़ ये कहता है कि नहीं बनता है, ठीक है, इसका विरोध करता है। एक ये राष्ट्र का बताता है कि एक राष्ट्र जो है, एक जो नेशन है, वो लंबे प्रयासों, त्याग और निष्ठा का चरम बिंदु होता है। मतलब लास्ट जो राष्ट्र जो होता है, राष्ट्र का मतलब कोई देश इतना इजी नहीं बन जाता, बड़े लंबे प्रयास करने पड़ते हैं, बड़ी लंबी लड़ाइयाँ लड़नी पड़ती है, कुछ त्याग भी करना पड़ता है। जैसे इंडिया है तो इंडिया ने कुछ छोटे मोटे देश को त्यागना भी पड़ा था, ठीक है, और कुछ निष्ठा मतलब पक्का उसके ऊपर रहना पड़ता है। उसका चरम बिंदु का मतलब उसका लास्ट पॉइंट है, टॉपेस्ट जितनी मेहनत की जा सकती हो। इसलिए काफी अच्छे विचार हैं इसके, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। फिर एक राष्ट्रीय विचार शौर्य वीरता से युक्त अतीत महान पुरुषों के नाम और गौरव पर आधारित किया जाता है। ये भी है, आपको पता है कुछ अपन वीरों की कहानियां पढ़ते हैं, कुछ हमारे पुराने अतीत को याद करते हैं, महान पुरुषों के नाम, उनकी गौरव गाथाएं गाते हैं, तब जाके राष्ट्र बनता है। अपने देश में देख लो महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस है ना, भगत सिंह है, जितने भी हुए हैं देश के नामी, जो हमारे देश के लिए अपन सुभाष चंद्र बोस हो गए, है ना, इन सबको बाबा साहब अम्बेडकर साहब हो गए, सभी को अपन याद करते हैं, क्योंकि इन सब का इस देश को बनाने में बहुत बड़ा योगदान है, इसलिए हम सबको पढ़ते हैं, ठीक है। तो यही कह रहा है कि कोई भी नेशन इतना ईजी नहीं है, ये सब बातें होती है किसी एक नेशन में, ठीक है। फिर अगला पॉइंट है कि अतीत में समान गौरव का होना, वर्तमान में एक समान इच्छा संकल्प का होना, साथ मिलकर महान काम करना और आगे बढ़ना, ऐसे काम करना और करने की इच्छा एक जनसमूह की
होने की यह सब जरूरी शर्तें हैं, है ना। और राष्ट्र एक बड़ी और व्यापक एकता है, उसका अस्तित्व रोज होने वाला जनमत संग्रह होता। हाँ, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। वो चौथा तो थोड़ा बहुत लिख देना, कोई दिक्कत नहीं है। पांचवें है कि राष्ट्र जो होता है, एक नेशन जो होता है, वो लार्ज स्केल सॉलिडिटी इट्स एग्जिस्टेंस इज डेली रेफरेंडम। डेली रेफरेंडम का मतलब है जनमत संग्रह। जनमत संग्रह मतलब है जनता संग्रह करती, जनता का ही सब कुछ होता है। जनमत संग्रह में जनता का मत लिया जाता है। और बात सही है कि आज हमारे देश में देख लो डेमोक्रेसी है, इलेक्शन है, जनता चाहे जो कर सकती है। तो हर दिन जनमत संग्रह मतलब वहां के लोगों को एक जनमत संग्रह मतलब जनता के हर मत की हमेशा उम्मीद रहती है कहीं गलती ना कर दे, कहीं जनता हमें सरकार को गिरा ना दे। ठीक है। राष्ट्रों का होना स्वतंत्रता की गारंटी है, ये बात भी ठीक है। एग्जिस्टेंस ऑफ नेशंस इज गारंटी ऑफ फ्रीडम, कि अगर भारत है तो भारत है, इसका मतलब वो स्वतंत्र है तभी तो भारत है। तो किसी भी राष्ट्र का होना स्वतंत्रता की गारंटी है। हम फ्रीडम है, आज फ्रीडम है तभी तो कह रहे हैं भारत है, वरना कहते ही नहीं भारत है। ठीक है। तो ये कुछ 5-6 पॉइंट है, कोई 4 भी याद हो जाएंगे आपको तो 2 मार्क्स में आ सकता है। रेनन के एक राष्ट्र के प्रति, नेशन के प्रति विचार क्या थे, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन है अपनी, जो मैंने कहा था अभी आपको कि फ्रैंकफर्ट संसद, ये फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट भी अपन को थोड़ा बहुत जानना है ये क्या थी। 2 मार्क्स में जा लो, हालांकि मैंने थोड़ा बड़ा ही आंसर लिखा है, आपको 1-2 लाइन गाइड भी कर दोगे तो कोई दिक्कत नहीं, अपने मन से लिखना है, लेकिन जानना बहुत जरूरी है कि जर्मनी में राष्ट्रवादी नेताओं व राजनीतिक संगठन द्वारा फ्रैंकफर्ट शहर में एक सर्व जर्मन नेशनल असेंबली की स्थापना करने का निश्चय किया गया। पहली बात तो यह कि फ्रैंकफर्ट संसद जो है कहाँ की है, तो जर्मनी के अंदर सभी जो भी लोग थे, जो भी राष्ट्रवादी सोच रखते थे, जो भी जर्मन नेशनल असेंबली जिसकी स्थापना की, वो किसने की, फाउंडेड ड्यूरिंग द रिवोल्यूशन ऑफ 1848, 1848 के अंदर। वैसे एग्जैक्ट डेट तो 18 मई 1848 है। इसके अंदर इन्होंने बनाई, पूरी बात समझना, फ्रैंकफर्ट संसद जो बनी वो इस तारीख को बनी और इसमें मतदान भी हुआ, इलेक्शन भी हुआ। ध्यान रखना, ये बहुत बड़ी चीज है कि उस टाइम पर चुनाव मताधिकार के द्वारा इसका निर्माण किया गया। इसके जितने भी मेंबर बने, भाई जैसे आज हमारी पार्लियामेंट है, आज हमारी जो संसद है उसमें एमपी जीत के जाता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जिसको अपन सांसद बोलते हैं, वो उनका चुनाव होता है। चुनाव होके वहां पहुंचते हैं, बहुत बड़ी चीज है। वरना पहले राजाओं के राज में तो यूं ही नाम बोल दिया, राजा बन गया। लेकिन अगर चुनाव और जीत के जाए उसकी बात अलग होती है। बिल्कुल जनता ने चाहा है उसको तब जीता है। ठीक है, बिल्कुल फेयर काम हुआ है। तो ये उस टाइम पर ये आपको जरूर समझना है, आपको ऐसे ऑनवर्ड्स लिखना है कि फ्रैंकफर्ट संसद जो कि एक जर्मनी के अंदर स्थापित है, संसद जर्मनी के अंदर ये एग्जिस्टेंस है इसका, और 18 मई 1848 को इसकी स्थापना की गई, मतलब इस्टेब्लिश हुई, जिसके जो भी मेंबर थे, जो इसके सदस्य थे, उनका चुनाव मताधिकार के द्वारा किया गया। 831 मेंबर थे, इसके रिप्रेजेंटेटिव थे। ठीक है। और फिर इसमें सेंट पॉल चर्च में, क्योंकि ईसाई या क्रिश्चियन की ये है, वहां पर तो यही ज्यादा लोग होते हैं, तो चर्च के अंदर इसका पहला अधिवेशन हुआ। फर्स्ट मीटिंग जो हुई वो आपकी हुई सेंट पॉल चर्च में। सेंट पॉल चर्च ये 1 मार्क्स में भी आ सकता है कि पहला जो अधिवेशन हुई वो कहाँ हुई, तो सेंट पॉल चर्च में इसका पहला अधिवेशन या मीटिंग रखी गई। इस अधिवेशन में जर्मन राष्ट्र के लिए एक संविधा का प्रारूप तैयार किया गया, मतलब एक अलग कि हम जर्मन राष्ट्र के लिए कुछ काम करेंगे, एक अलग इंफॉर्मेशन टाइप एक बनाया गया। और उसको जो है एक पूरी जर्मन की जो लीडरशिप थी, वहां का जो राजा था, उसको सौंप दी, है ना, जिसका नाम था फ्रेडरिक विलियम फोर्थ। इसको कहा कि भाई आप यहाँ के राजा बन गए हैं। देखो, कोई भी अपन कोई मीटिंग्स रखते हैं, उस मीटिंग में अपन एक हेड भी रखते हैं कि भाई ये हमारा हेड है। उस हेड को पूरी लीडरशिप सौंपते हैं कि ले पकड़, ये ताकत आपको संभालनी है, ये कुर्सी आपको संभालनी है, जनता के लिए काम करना है। आज राजस्थान में इलेक्शन हुए, बीजेपी की गवर्नमेंट बनी, तो फिर उनमें भी एक मुख्यमंत्री भी तो होगा, एक सीएम होगा। तो भजन लाल शर्मा जी को जो है यहाँ का मुख्यमंत्री नियुक्त कर दिया कि लो भाई राजस्थान ये बीजेपी सरकार को आपको चलाना है। तो वैसे ही एक राजा या एक किंग किसी को बना दिया जाता है जो उस चीज को चलाता है, उनकी बातें सब मानते हैं। ठीक है। और फिर उसने जर्मन राष्ट्र का राजा बनना लेकिन अस्वीकार कर दिया, मैं नहीं बनूंगा। तो उनको निर्वाचित सभा में विरोधी राजाओं का, क्योंकि उन्हें यह पता था कि नहीं मैं नहीं बनूंगा, मना कर दिया। तो कोई बात नहीं, फिर सेना का विरोध बढ़ गया, संसद का सामाजिक महत्व कमजोर हो गया। अगर जैसे मैं कह दूंगी भजन लाल शर्मा ये कहते कि मुझे नहीं बनना मुख्यमंत्री, कोई और बन जाओ, इतने वो कहता है फिर तो मैं ही बन जाऊंगा, फिर वो कहता है कि मैं ही बन जाऊंगा, फिर तो मैं ही बन जाऊंगा। अगर कोई बड़े की बात नहीं मानता है, फिर वो डिसमिस हो जाता मामला। तो फिर फाइनली हालांकि लास्ट में
ये संसद है ये कमज़ोर पड़ गई थी, कुछ मजदूरों का साथ भी खो दिया इन्होंने, ना जनता का साथ रहा, कुल मिला के ये लास्ट में तो ये जो संसद है बिल्कुल ख़त्म हो गई। लेकिन हाँ, ये संसद जब बनी थी इसका थोड़ा बहुत असर जो है वो ज़रूर पड़ा। और जर्मनी के जो यूनिफिकेशन हुआ था, जब जर्मनी का जब एकीकरण हुआ था, तो जब लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए थे उनका थोड़ा पॉजिटिव असर तो ज़रूर पड़ा, ये है। बाकी ये फाइनली संसद जो है बाद में पार्लियामेंट ये खत्म हो गई थी। तो ऐसे मन से कुछ लिख सकते हो, थोड़ी एक दो डेट वेट याद कर लेना। पहली बात, मीटिंग कहाँ हुई थी, राजा किसको बनाया था, और ये किसकी सबसे बड़ी बात है कि ये इलेक्शन जो है इसके मेंबर जो बने थे वो बिल्कुल बाकायदा जो इसके मेंबर बने थे वो ड्राफ्ट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ न्यू जर्मन नेशन, और मतलब जो हुए थे वो मताधिकार के बेस पे हुए थे, बाय इलेक्शन को चुना गया था। ये सब बातें इंपॉर्टेंट है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। जर्मनी के शहर में इसकी स्थापना या एस्टेब्लिश किया गया था। ऐसे ही दो अपन पढ़ेंगे, मारियान और जर्मेनिया, दोनों 2 मार्क्स में आ सकते हैं। मारियान क्या थे, दोनों ही वैसे तो नारी सूचक है, मतलब स्त्री के 2 चित्र हैं। ये स्त्री के यानी जो फीमेल होती है, महिला जो होती है, उसके 2 डायग्राम है जो मतलब कहते हैं ना वीरता को या देश के किसी को दिखाते हैं। तो अपन देख लेते हैं कि मारियान फ्रांस राष्ट्र का नारी रूप का प्रतीक है। मतलब ये फ्रांस का है, फीमेल एलोगरी ऑफ फ्रांस है। और फ्रांसीसी क्रांति के दौरान कलाकारों ने स्वतंत्रता, न्याय व गणतंत्र जैसे विचारों को व्यक्त करने के लिए नारी रूपकों का प्रयोग किया था। देखो मैं बताऊं कि जब भी कोई रिवॉल्यूशन होता है, जब भी कोई क्रांति होती है, तो उसमें कुछ संकेत, कुछ ऐसे मतलब होते हैं, कुछ सूचक होते हैं, ऐसे इंडिकेशन होते हैं जिनकी मदद को लेके अपन आगे बढ़ते। जैसे हमारा देश, हमारा तिरंगा झंडा है, वो हमारी पहचान है। वैसे जब 1857 क्रांति हुई थी भारत में या राजस्थान में भी हुई थी, तो 1857 की जब क्रांति हुई तो हमने भी कमल का फूल और चपाती ये सब सिंबल रखे थे। ये कुछ सिंबल होते हैं, कुछ साइन होते हैं, ठीक है ना। तो वैसे ही ये भी जो है मारियान और जर्मेनिया, मारियान फ्रांस का सिंबल था, एक निशान था, एक चिन्ह था, बस ये नारी सूचक था, एक फीमेल का डायग्राम, ठीक है ना, वो था ये। लेकिन ध्यान रखना फ्रांस का था। और एक्चुअली क्या है कि फ्रांस में इसे लोकप्रिय जो ईसाई नाम दिया गया था मारियान, एक्चुअली ईसाइयों का, ईसाई लोग थे वहां पर, तो ईसाई नाम मारियान दे दिया। इसने जनराष्ट्र के विचारों को रेखांकित किया। कुल मिला के वही है कि एक ऐसा चिन्ह है जो लाल टोपी, तिरंगा और कलंगी, ये मत भूल जाना बस आप, लाल टोपी, तिरंगा व कलंगी इनका रेखांकित चिन्ह था। एक मारियान तो है ही। ये फ्रांस के अंदर जो भी रिवॉल्यूशन, फ्रांस क्रांति हुई, जब फ्रांस रिवॉल्यूशन हुआ तो ये उनके लिए एक सिंबल था, एक चिन्ह था। इसको लेके लोगों में एक राष्ट्रीयता की, नेशनलिज्म की भावना पैदा होती थी। बस ये ध्यान रखना कि फीमेल है, फीमेल एलोगरी है, मतलब ये महिला का नारी रूपक है ये, ठीक है। और फ्रांस मत भूल जाना, मारियान फ्रांस। वैसे ही अगर मैं आगे वाले की बात करूं, जर्मेनिया, तो ये वैसे आपको याद रह जाएगा, जर्मेनिया जर्मनी, जर्मेनिया से जर्मनी बना है, तो अब सीधी सी बात है मारियान तो फ्रांस का ही होगा फिर, ठीक है। ये भी जर्मन का नारी रूपक, नारी प्रतीक रूपक था। और वहां के लोग जो थे ना वो बलूत वृक्ष, एक बलूत पेड़ होता है, उसके पत्तों का मुकुट पहनती थी वहां की चाक्षुष जो अभिव्यक्तियां जो भी होती थी वो, क्योंकि जर्मन बलूत वीरता का प्रतीक है। जर्मन का जो ये बलूत पेड़ है ना, ब्लूट ट्री, ये वहां की वीरता का, वहां के मतलब कहते हैं ना हीरोइज्म का एक प्रतीक है, ठीक है, इसलिए लोग इसको मानते हैं। और जर्मेनिया की तलवार पर जर्मन तलवार, ठीक है, राइन की रक्षा करती है, वो भी चिन्ह की हुई है इस जर्मेनिया के ऊपर है ना, ये जर्मेनिया जो है इसके ऊपर एक तलवार जैसी बनाई हुई है। उसके ऊपर तो, इस पर तो था लाल टोपी, तिरंगा और कलंगी, जबकि इसके ऊपर एक तलवार है। तो याद रह जाएगा, छोटा मोटा एक दो लाइन याद कर लेना। वो ये भी अपने देश के लिए ही है, ये भी नारी सूचक ही है, बस बलूत वृक्ष के पत्ते इस पे पहनते थे नारी, ये सब अपन इसने दिखा दिया, ठीक है। मतलब इसके अंदर दिखाया गया कि वो जैसे बलूत वृक्ष के पत्ते जो है उनको पहनती थी, मुकुट पहनती थी, उनका मुकुट का मतलब सिर पर जो होता है। तो ये सब हो गया अपना। ये तो जर्मेनिया जर्मनी का है और वो उसका है फ्रांस का। अब है जो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ यूनिफिकेशन ऑफ, सॉरी जर्मनी है, इटली दिया गया, इटली नहीं जर्मनी है यहाँ पर, ठीक है, कोई बात नहीं। यहाँ अपन कर लेंगे इटली, ये क्या है, ये आपका हो जाएगा जर्मनी कर लेंगे यहाँ पर, ठीक है ना, ओके। तो ये जर्मनी है, मतलब अपन जर्मनी का यूनिफिकेशन पढ़ रहे हैं, जर्मनी का एकीकरण पढ़ रहे हैं कि जर्मनी आखिरकार एकीकरण या जर्मनी यूनिफिकेशन कैसे हुआ। पॉइंट बनाए हैं, 6-7 पॉइंट है, आराम से आप लाइन वाइज याद कर लो।
साफ आपको दिख रहा होगा कि जर्मन लोगों में सन 1848 से पहले ही, मतलब कोई भी चीज़ की जब अपन शुरुआत करते हैं तो उससे पहले हम एक देशभक्ति की भावना, एक नेशनलिज्म, एक राष्ट्रवाद की भावना पैदा होती है। भाई जैसे भारत है तो भारत पूरा एक देश बना, खूब लोगों ने अपनी जान गंवाई और खूब मेहनत की, तब जाके ये बात को आज़ादी मिली। लेकिन हमें आज़ादी मिली उससे पहले ही लोगों में ये देशभक्ति की भावना जागृत हो गई थी। वो अगर फीलिंग्स नहीं आती तो फिर लड़ते कैसे, है ना। बस वही चीज़ 1848 से पहले ही इनके जो मन में जो है, मतलब जर्मनी को इकट्ठा करने की जो भावनाएं, फीलिंग्स है वो आ चुकी थी। इसलिए सभी लोगों ने मिलके जो है काम किया। मध्यम वर्ग के जो लोग थे, जो मीडियम फैमिली के लोग हैं, उनने 1848 में जर्मन महासंघ बनाया। एक उसके विभिन्न क्षेत्रों को जोड़कर एक निर्वाचित संसद द्वारा शासित राष्ट्र राज्य बनाने का प्रयास किया गया था, जो अपन अभी पीछे देखी भी थी, जिसको अपन फ्रैंकफर्ट संसद का नाम भी देखा था अपन ने। इन्होंने कोशिश की थी, हालांकि वो संसद पार्लियामेंट आगे चली नहीं क्योंकि लीडरशिप कोई कर नहीं रहा था, फेल हो गई। लेकिन प्रयास कर रहे हैं ये लोग, ये सब प्रयास ही तो है, फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट का बनाना, ये सब। फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि जो लिबरल सोच के व्यक्ति थे, जो लिबरल व्यक्ति थे, विचारधारा रखने वाले, जो वो लिबरल कौन होता है, जो जैसे छोटी मोटी चीज़ों जाति धर्म विश्वास नहीं करते, अच्छे लोग होते हैं, उदारवादी लोग होते हैं, वो उन विचारधाराओं को राजशाही तथा सेवा ने मिलकर समाप्त कर दिया। इन ताकतों का प्रशा के बड़े भूस्वामी ने भी समर्थन किया। मतलब कि जो भूस्वामी लोग हैं, बड़े पैसे वाले लोग हैं, जमींदार लोग हैं, उनका भी इनको साथ मिला। फिर जो प्रशा है, प्रशा ऐसा मान लो कि जर्मनी की एक जगह है, एक बहुत बड़ा शहर है, वहां पर भी इनको यूनिफिकेशन, एकीकरण के लिए आंदोलन का नेतृत्व संभाला प्रशा ने। प्रशा ने कहा कि मैं संभालूंगा, लीडरशिप मैं करूंगा, आप चिंता नहीं करें। तो प्रशा यानी पर्शिया, अगर पर्शिया जैसी बड़ा एक स्टेट अगर आगे आ जाता है तो वो काम जल्दी हो गया। इन्होंने लीडरशिप संभाली और एक नया डायरेक्शन दिया। वहां का प्रमुख मंत्री, सबसे आपने नाम भी सुन रखा होगा, ओटो वन बिस्मार्क। इन्होंने पर्शिया का प्रमुख हेड है, ये सबसे बड़ा मंत्री है बिस्मार्क। बिस्मार्क सबसे बड़ा मंत्री है, उसने इस पूरी प्रोसेस को संभाला। मैं आपको एक बात बता दूं कि ये जर्मनी का यूनिफिकेशन है, जर्मनी को इकट्ठा करने के लिए वो प्रयास कर रहे हैं। पहले ये फ्रैंकफर्ट संसद बनाएंगे, पार्लियामेंट बनाएंगे, वो सक्सेस नहीं हुआ। फिर ये धीरे धीरे लोगों को जोड़ेंगे, जो भूस्वामी लोग हैं, जो लैंडलॉर्ड हैं, जमींदार हैं, उनको जोड़ेंगे। भाई उनकी बातें सुने, मध्यम वर्ग के लोगों, किसान वर्ग, उनको भी जोड़ें, सबकी सोच सेम करेंगे, तब जाके लोग इकट्ठा होगा। फिर फाइनली जो पर्शिया है, उसने कहा कि मैं पूरी बात संभाल लूंगा। तो पर्शिया ने जो है ना अच्छा मूवमेंट संभाला, और पर्शिया के जो मेन हेड थे, जिसका अपन ने बात कर रहे हैं, बिस्मार्क, ओटो वन बिस्मार्क, उनके नेतृत्व में इनका काम किया गया। और जिसको इस प्रक्रिया का पूरा जनक भी कहा जाता है बिस्मार्क को। इसने सेना तथा नौकरशाही, यानी इसने जो ब्यूरोक्रेट्स है, ब्यूरोक्रेट्स प्लस मिलिट्री, इनको इनकी सहायता की, इनकी सहायता ली इन्होंने कि आप हमारे साथ आ जाइए। जब मिलिट्री साथ आ जाती है और जब आपके पूरे ब्यूरोक्रेट्स, पूरी नौकरशाही साथ आ जाती है, फिर काम करने वाले यही तो लोग हैं, तो फिर आगे से आगे प्रोसेस चलती रहेगी। और 7 साल में ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस से 3 युद्ध लड़े और पर्शिया जीता उनमें। पर्शिया जो पर्शिया है, इसने ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया, डेनमार्क और फ्रांस तीनों को हरा दिया। और फिर इसने 18 जनवरी 1871 को वर्साई में एक समारोह हुआ था, सम्मेलन हुआ था। वहां पर राजा विलियम फर्स्ट को जर्मनी का सम्राट घोषित कर दिया। और आप समझ सकते हो कि फाइनली जो है जर्मनी का जो है यूनिफिकेशन आपके सामने है, यूनिफिकेशन हो गया। ठीक है ना। तो ये पूरा प्रोसेस है, 6-7 पॉइंट अपन को लिखना है ऑनवर्ड्स, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। राजा किसको बना देंगे, ये राजा बना देंगे, वो बना देंगे विलियम फर्स्ट को। विलियम फर्स्ट इनका जो है एक लीगल, इनको ये बना देंगे भाई आज के बाद आप संभालेंगे और अब आपको जो है संभालना है। इंग्लिश के अंदर शायद 1-2 पॉइंट कम हो गई क्या, वैसे तो 5 पॉइंट तो ये है ही, हाँ 1-2 पॉइंट कम हुए हैं, कोई बात नहीं, आप एडजस्ट कर लेना। मैं आपको बता देता हूँ कि आपकी बुक में होगा, खैर 1-2 लाइन लिख देना कि फाइनली ऑस्ट्रिया, डेनमार्क, इन सबको 3 वॉर हुए थे, इनके बीच में उनको इन्हें हरा दिया था। और वर्साई में जो एक समारोह, एक मीटिंग्स रखी गई थी 18 जनवरी 1871 को, 1871 को, और फाइनली कह दिया कि भाई हमारा राजा ये है और अब जर्मनी एक हो चुका है। तो राजा बनाया था विलियम फर्स्ट को, और कुल मिला के यूनिफिकेशन ऑफ इटली, जर्मनी जो है वो कंप्लीट हो गया। ठीक है, ऐसे अपन इटली देख लेते हैं, इटली का यूनिफिकेशन देख लेते हैं। इटली को यूनिफिकेशन को मैंने कुछ अलग तरीके से लिखवाया है,
कैसे कि ताकि एक क्वेश्चन में 2-2 3-3 आंसर आपके तैयार हो जाएं। एग्जाम में क्वेश्चन या तो ये आ जाए कि इटली का एकीकरण कैसा हो, यूनिफिकेशन ऑफ इटली, या फिर ऐसा भी आ सकता है कि इटली के एकीकरण में किन किन लोगों का योगदान था, है ना, मतलब किन किन आदमियों का इंपॉर्टेंस योगदान था जिन्होंने ये हेल्प करी इटली के यूनिफिकेशन में। इसलिए दोनों तरह से अपन पॉइंट बना के लिख दिया। पहला बंदा मैथ्सिनी का योगदान है, दूसरा कावूर का योगदान है। दोनों मैथ्सिनी कावूर पढ़ने की जरूरत नहीं है ना, अभी अपन लिख चुके हैं, वो का वो सेम लिख दिया, आप देख लेना। फिर आपका गैरीबाल्डी का अपने पढ़ लिया योगदान है, और चौथा इमैनुअल सेकंड का भी योगदान है। ये मैं समझा देता हूँ, बाकी तीनों तो अपने समझ लिए। ये क्या है कि विक्टर इमैनुअल सेकंड सार्डिनिया पीटमांड का राजा था। 1861 में उसे एकीकृत इटली का राजा घोषित किया गया। 66 में वेनेशिया को इटली मिला लिया गया, और 70 में इटली की सेनाओं ने रोम यानी पोप जो राज्य है, पेपल राज्य, उस पर अधिकार कर लिया। इस तरह इटली एकीकरण 71 में हो गया था। तो ये जो इमैनुअल सेकंड है, ये बंदा ने भी बहुत बड़ी तगड़ी मेहनत की है। तो ये इमैनुअल सेकंड वाला भी इंपॉर्टेंस आप डाल देना। इसने क्या क्या किया, 61 में पूरी एकीकृत इटली का राजा ये बना था। 66 में वेनेशिया को भी इटली में मिला लिया फाइनली बाद में जाके, ठीक है। और ये शायद मैंने हिसाब से 71 नहीं है, यहाँ पर 61 कर लेना यार, ये बाई मिस्टेक हुआ है शायद, 61 ही है ये। इस डेट को एक बार चेक करेंगे, 61 है ये, ठीक है, क्योंकि ये 61 में ही जो है इनका हुआ था, शायद इमैनुअल को 61 में इसका राजा बनाया था। लेकिन मेरे हिसाब से फिर वापस इस डेट को भाई थोड़ा चेक करके मैं कमेंट कर दूंगा, 71 है 61, इसको चेक कर लेंगे, बाकी अपन देख लेंगे, ठीक है। और फाइनली जो एकीकरण वैसे 71 हो सकता है, क्योंकि 70 में इटली की सेनाओं ने रोम पर भी अधिकार कर लिया था, तो फिर उसके बाद में जो है एकीकरण हुआ था इटली का, वो वहां तो 71 हो सकता है, ठीक है। ये इमैनुअल सेकंड के लिए तो वहां 71 शायद ठीक है, देख लेंगे फिर भी। तो ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया है कि इटली के एकीकरण के अंदर किन किन का योगदान है, या फिर इटली का यूनिफिकेशन कैसे हुआ, तो ये आपके सामने है। एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी हो जाता है, नेपोलियन संहिता, नेपोलियन कोड, ठीक है। ये नेपोलियनिक कोड जो है ये वेरी इंपॉर्टेंट है। छोटा सा आंसर देखना, 2 मार्क्स में आया हुआ भी है और आ भी सकता है कि नेपोलियन संहिता क्या है। तो देखो ऐसा है कि शासन व्यवस्था को ज्यादा अच्छे ढंग से चलाने के लिए नेपोलियन ने कुछ परिवर्तन किए, अपने जो भी क्षेत्र था उसमें परिवर्तन क्या किए, उसने एक नागरिक संहिता लागू की थी 1804 में। पहली बात तो यह कि नेपोलियन संहिता कब बनी, तो 1804 में बनी। इसने अपने मतलब ऐसा मान लो कि ये एक संविधान है, ये एक कॉन्स्टिट्यूशन, भाई जैसे अपना इंडिया है, तो भारत देश कैसे चलेगा, इसके लिए हमने एक कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया, नियम बना दिया कि जो संविधान में बताया मेंशन है उसके अकॉर्डिंग सब काम करना है। तो इस नेपोलियन राजा था, तो इसने भी अपने अकॉर्डिंग एक संहिता बना दी कि मेरे अकॉर्डिंग अब काम, इस जो भी है इस अकॉर्डिंग अब काम करना है। तो इसने क्या कहा, कुछ चीजें ऐसी भी थी जिन्हें इसने हटा भी देता है। तो पहली बात तो 1804 में जो है ये नेपोलियन कोड इसने बनाया, पहली बात इंपॉर्टेंट यही है, ईयर। फिर इसमें क्या क्या इसकी खास बातें थी, और बेसिकली ये क्या क्या जो है करता था। एग्जाम में क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि नेपोलियन जो संहिता थी वो किस लिए रखी गई, क्यों रखी गई। तो एक तो ये हो जाएगा कि वो ये चाहता था कि ज्यादा कुशल नेतृत्व हो, और मैं जहां पर राज करता हूं थोड़ा और अच्छा स्किल्ड बंदे मिले मुझे, और कुछ परिवर्तन अपने शासन व्यवस्था को अधिक कुशल बनाने के लिए उसने ये काम किया था, ठीक है। मतलब स्किल्ड काम हो, बहुत अच्छा काम, डेवलपमेंट अच्छा हो। फिर इसकी क्या क्या विशेषताएं थी इसकी संहिता की, तो इस संहिता ने जन्म पर आधारित विशेषाधिकार समाप्त कर दी। बहुत बढ़िया क्या क्या विशेषताएं हैं, क्या क्या खास बात है वो अपन देख लेते हैं। हिंदी इंग्लिश एडजस्ट कर लेना, हिंदी में थोड़े पॉइंट ज्यादा, इंग्लिश में अपन ने मिक्स करके लिख दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता उसमें, ठीक है। पहला पॉइंट है कि इस संहिता ने जन्म पर आधारित विशेषाधिकार समाप्त कर दिए, यानी कि जो एविल कोड था इसने ऑल प्रिविलेज बेस्ड ऑन बर्थ, उन सब जन्म पर आधारित जो भी विशेषाधिकार थे कि भाई ये तो राजा के घर में जन्मा है, ये क्षत्रिय कुल में जन्मा है, इसलिए इसको अलग से राइट्स मिलने चाहिए, नो, ये कहता था ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए। बहुत बढ़िया बात है ये, विशेषाधिकार समाप्त। दूसरा, इसके कानून के समक्ष समानता तथा संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित बनाया। इसने ये कहा कि हाँ, ये कहा इसने कि इट एस्टेब्लिश इक्वलिटी बिफोर द लॉ एंड सिक्योर्ड ऑफ सिटीजन द राइट टू प्रॉपर्टी। मतलब इसने ये कहा कि भाई समानता का सबके बराबर अधिकार, राइट टू इक्वलिटी है, और राइट टू प्रॉपर्टी भी है, आप अपनी संपत्ति बना सकते हो, कोई रोक टोक नहीं है। हालांकि आज की डेट में राइट टू प्रॉपर्टी, संपत्ति का अधिकार एक कानूनी बन गया है। मतलब अपन 5 लाख के ऊपर या 10 लाख के ऊपर कमाते हैं तो हमें टैक्स पे करना पड़ता है, लेकिन पहले इसने कहा कि राइट टू प्रॉपर्टी आप जो चाहो कितना कमाओ, कोई टैक्स वैक्स नहीं है। फिर इसने क्या करा कि डच, गणतंत्र, स्विट्जरलैंड, इटली और जर्मनी,
इसमें नेपोलियन ने प्रशासनिक विभागों को सरल बनाया, थोड़ा इजी बना दिया। जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन थे उनको इसने थोड़ा अबोलिश किया, थोड़ा इजी बनाया। जो बहुत ज़्यादा सख्त कानून में थे उनको थोड़ा सॉफ्ट कर दिया। इसने डच गणतंत्र जान, डच भाषी जो लोग रहते थे, डच, स्विट्जरलैंड, इटली, जर्मनी में सामंती व्यवस्था को समाप्त किया और किसानों को भूदास्तान और जमींदारी करों से मुक्त किया। बहुत बढ़िया बंदा काम कर रहा है ये। किसान लोग बहुत परेशान रहते थे, बहुत ज़्यादा टैक्स रेवेन्यू पे करना पड़ता था, जागीरदार टैक्स लेते थे, तो इसने कहा कोई टैक्स नहीं, सब फ्री करिए, बिल्कुल मुफ्त कर दिया। और इसने शहरों में भी कारीगरों के श्रेणी संघों के नियंत्रण को हटा दिया। अब जो सिटी में कारीगर होते थे उसमें भी ग्रुपिज्म था, कैटेगरी बना रखी थी, इसने कहा नो, सब एक जैसे हैं। कारीगरों की जो श्रेणियां क्रम थी उस सबको नियंत्रण कुछ लागू कर रखा था कि नहीं ये कारीगर सिर्फ यही करेंगे, तो हटा दिया, जो मर्जी जो करो, बंद, हटा दिया सब। यातायात तथा संचार व्यवस्था में सुधार किए। इसके द्वारा एक समान कानून व्यवस्था तथा मापतोल की एक जैसी प्रणाली लागू की गई। संपूर्ण देश में एक राष्ट्रीय मुद्रा प्रचलित की गई। इसलिए नेपोलियन संहिता को पढ़ा जाता है। जो अच्छे काम होते हैं उनको हमेशा याद किया जाता है, इसलिए ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि रिफॉर्म्स इन अर्बन एरियाज, इन टाउन्स, जो भी रेस्ट्रिक्शंस वर रिमोट, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम वर रिमोट या इम्प्रूव्ड। और ट्रेड में क्या क्या किया इसने कि यूनिफॉर्म लॉज, ठीक है ना, स्टैंडर्डाइज, वैट एंड मेजर, बिल्कुल ये जो माप तोल वाला काम था ये बहुत तगड़ा किया। पहले क्या होता था आपको पता, बार्टर सिस्टम चलता था, है ना, वस्तु के बदले वस्तु, वस्तु विनिमय, जो बहुत गलत था। इसने उसमें थोड़ा सुधार किया। एक सेम करेंसी चला दी। अगर जहां पर सेम करेंसी चलेगी, सेम मुद्रा चलेगी, तो फिर क्या दिक्कत है, एक्सचेंज करने बड़ा इजी रहेगा। कोई भी चीज़ के बदले पैसा दो तो उसकी कीमत हो जाएगी। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट थी, ये भी आपको पढ़ना है। एक है रूमानीवाद, इसको मैं शॉर्ट में समझाऊंगा, यानी कि जो नेशनलिज्म इन यूरोप के अंदर जो अपन पढ़ रहे हैं, रोमानिज्म जो है, चूज 3 एग्जाम्पल ऑफ शो कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ कल्चर द ग्रोथ ऑफ, इसके अंदर अपन पढ़ेंगे, ये देखो ये है ना, रोमानिटिसिज्म, जो रूमानीवाद है, ये क्या होता है मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ। जो रूमानीवाद है, रूमानीवाद का मतलब है जैसे भारत है, भारत में कुछ ऐसे ग्रुप होते हैं ना, जो लोग हैं वो गायक कलाकार होते हैं, वो गायक कलाकार होते हैं, गाने गाते हैं, अपनी कल्चरल एक्टिविटियां करते हैं, कुछ सांस्कृतिक एक्टिविटियां करते हैं जिससे लोग खुश होते हैं, अपनी संस्कृति से प्यार करते हैं, अपने कल्चर से प्यार करते हैं। वैसे ही रूमानीवाद ये क्या, ये भी लोग वही थे जो गाने बजाने का, अपनी संस्कृति को दिखाने का, नाचने का काम करते थे। तो ये कह रहे हैं कि क्या इसका भी यूरोप के अंदर कुछ इंपॉर्टेंस है क्या, नेशनलिज्म फैला? बिल्कुल है। देखो आपने देखा, अपन देशभक्ति जब सॉन्ग सुनते हैं, जैसे 26 जनवरी है कल, तो अपन देशभक्ति जब गाने सुनते हैं तो मतलब एक अलग ही फीलिंग होती है, देशभक्ति जाग जाती है। वैसा ही सिस्टम ये है। तो इससे बिल्कुल योगदान रहता है कि आपको हेडिंग लगानी रूमानीवाद। तो यूरोप में राष्ट्रवाद के विकास में संस्कृति ने भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। जैसे कि इसमें क्या रूमानीवाद नाम दिया गया कि रूमानीवाद एक ऐसा सांस्कृतिक आंदोलन था जो एक विशेष प्रकार की राष्ट्रीय भावना का विकास करना चाहता था। रूमानी कलाकार और कवियों का प्रयास था कि एक साझा सामूहिक विरासत की अनुभूति और एक साझा सांस्कृतिक अतीत को राष्ट्र का आधार बनाया जाए। तभी तो देखो, यानी कल्चर प्लेड इंपॉर्टेंस रोल इन द क्रिएटिंग द आइडिया ऑफ द नेशन इन यूरोप। दिस कल्चरल मोमेंट ऑफ नेम द रोमानिज्म। ठीक है, एग्जाम्पल ऑफ ये अपन देखें क्या क्या एग्जाम्पल है। पहला, लोक संस्कृति, यानी कि फोक कल्चर। कैसे कि जर्मन दार्शनिक योहान गाटफ्रीड जैसे रोमानी चिंतक थे, उसने दावा किया था कि रोमानी सच्ची जर्मन संस्कृति उसके आम लोगों में निहित थी। ठीक है, उसने लोक संगीत, लोक काव्य और लोक नृत्यों के माध्यम से जर्मन की जो राष्ट्र भावना उसका प्रचार प्रसार किया। बिल्कुल जो फोक सॉन्ग होते हैं, फोक डांस होते हैं, फोक पोइट्री होती है, फोक सॉन्ग होते हैं, इनसे लोगों में बहुत देशभक्ति जागती है। आप सुनना कभी कि अरे डीजे पे जब गाने बजते हैं ना तो मरा हुआ में एकदम जान आ जाती है। समझ पा रहे हो? वही वाली चीज़ है, जब गाने बजते हैं देशभक्ति, कुछ संस्कृति, तो हमें बहुत अलग सी फीलिंग आती है, थोड़ी देशभक्ति जागती है उससे। चाहे देशभक्ति हो, चाहे अपनापन हो, चाहे अब जैसे कुछ गाने ऐसे होते हैं जो अलग अलग भाषाओं में होते हैं, चाहे वो मारवाड़ी में हो, चाहे राजस्थानी में हो, चाहे वो अलग अलग क्षेत्रीय भाषाएं जो भी हो, तो उनमें अलग ही तरह का एक वो मतलब सुकून मिलता है। तो वो चीज़ें हैं, इसमें लोक संस्कृति है, बिल्कुल उसका प्रचार प्रसार होता है। भाषा, तो भाषा का भी महत्वपूर्ण योगदान है। जैसे कि पोलैंड के रूसी कब्जे वाले हिस्सों में पोलिश भाषा स्कूलों में बलपूर्वक हटाकर रूसी भाषा को हर जगह लादा गया कि नहीं, आपको, जबकि वो पोलैंड का इलाका, फिर भी कहा कि नहीं आपको रूसी भाषाएं पढ़नी पड़ेगी। तो ये भी है कि अपन किसी भी जगह
किसी भी देश में लैंग्वेज का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। जो जहाँ के लोग जिस भाषा से प्यार करते हैं उस देश की भाषा होती है, उससे थोड़ा अपनापन आता है, ये भी है। संगीत भी है, बिल्कुल। म्यूजिक से भी कि पोलैंड में परतंत्र स्थिति में संगीत के द्वारा भी राष्ट्रीय भावना जागृत रखी गई। एक पोलिश नागरिक कैरोल कुर्फिस्ट, इसका नाम जरूर याद अगर कर लेते हो आप तो बहुत बढ़िया हो जाएगा, ठीक है। एक आधा अच्छा एग्जाम्पल मिल जाएगा, कैरोल कुर्फिस्की, ठीक है। ये बंदा था कैरोल कुर्फिस्की, ठीक है ना। ये पोलिश नागरिक है। इसने राष्ट्रीय संघर्ष का अपना और ओपेरा और संगीत में गुणगान किया तथा पोलिनेस का माजुरका जैसे लोक नृत्य को राष्ट्रीय प्रतीक में बदल दिया। भाई जैसे अपन कहते हैं ना अपना घूमर डांस है राजस्थान का, ऐसे कुछ सॉन्ग ऐसे होते हैं जो इतने फेमस हो जाते हैं। जैसे कालबेलिया नृत्य हैं, कालबेलिया महिलाएं करती है सपेरा, तो वो ऐसे डांस इतने फेमस हो जाते हैं, मतलब वो कलाकारों ने उनको मैंने फेमस किया, फिर फाइनली उसको अपन अपने राजस्थान का या किसी भी स्टेट का अपन उसको सॉन्ग बना लेते हैं, नृत्य बना लेते हैं। ये चीज़ें बहुत फर्क पड़ता है इसका, तो ये चीज़ें हो गई। अगला क्वेश्चन ये भी है, आरबीएसई बोर्ड में भी आया था भाई, सीबीएसई में भी आ रखा है कि ब्रिटेन एवं अन्य यूरोपीय देशों के राष्ट्रवाद का तुलनात्मक अध्ययन कीजिए। हाउ वाज द हिस्ट्री ऑफ नेशनलिज्म इन ब्रिटेन अनलाइक द रेस्ट ऑफ यूरोप। मतलब ये कि ब्रिटेन और बाकी यूरोप के जो देश थे उनमें जो राष्ट्रवाद है, जो नेशनलिज्म, उनका थोड़ा कंपेयर करो, क्या फर्क है। तो देखो, यूरोप में राष्ट्रवाद शक्तिशाली क्रांतियों, युद्धों तथा सैन्य अभियानों के फलस्वरूप विकसित हुआ था। इसका उदाहरण जर्मनी और इटली का एकीकरण है। मतलब थोड़ी लड़ाइयाँ भी हुई थी, कुछ युद्ध भी हुए थे, कुछ रेवोल्यूशन हुए थे, ये अपन मान सकते हैं। लेकिन ब्रिटेन जो है, यूरोप में लड़ाई झगड़े सब हुए थे, मनाना रूसना सब हुआ था, लेकिन ब्रिटेन में राष्ट्र राज्य का निर्माण किसी क्रांति का परिणाम नहीं था, बल्कि ये एक क्रमिक विकास के अंतर्गत संभव हुआ। ब्रिटेन में राष्ट्रवाद के लिए कोई युद्ध नहीं लड़ा गया। अतः ब्रिटेन में राष्ट्रवाद का इतिहास शेष यूरोप से अलग है। ब्रिटेन में अंग्रेज, वेल्स और स्कॉटिश और आयरिश, ये चारों तरह के लोग आदि जाति समूह थे जिनकी पहचान नृजाति का मतलब होता है बिना लड़ाई झगड़े करने वाले लोग थे। ये लड़ाई झगड़े नहीं किए। इन समूह पे अंग्रेज धीरे धीरे ताकतवर होते चले गए, और सीधी सी बात है, अंग्रेज जब ताकतवर हो जाएंगे तो ब्रिटेन में आप देख लो अंग्रेजों का राज है। ये कैटेगरी तो चार थी, अंग्रेज, वेल्स, स्कॉटिश और आयरिश, चार जाति के लोग थे, लेकिन अंग्रेज ज़्यादा हैवी होते चले गए और कुल मिला के वो लड़ाई झगड़े फिर भी नहीं कर रहे हैं, बस ताकत होती, संख्या, पॉपुलेशन बढ़ती गई और ये हावी हो गए, और फाइनली इन्होंने जो है जो अपना अधिकार जमाना प्रारंभ कर दिया। फिर सबसे पहले उन्होंने स्कॉटिश लोगों को अपने देश में सम्मिलित किया और उन पर अपना नियंत्रण स्थापित किया। इसके बाद में आयरिश लोगों पर कंट्रोल किया। आयरलैंड को बिल्कुल ज़बरदस्ती बलपूर्वक ताकत से लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे ऐसे ही समझा के ब्रिटेन राज्य में शामिल कर लिया। इस प्रकार यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का शांतिपूर्ण तरीके से, देखो ब्रिटेन बोल दो चाहे यूके बोल दो, यूके बोलते हैं ना, यूके, यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, ये बिल्कुल शांति के साथ में इकट्ठे हुए थे। ये एक्चुअली चार थे, अंग्रेज, वेल्स, स्कॉटिश और आयरिश, ये चारों बड़े शांति के साथ इकट्ठे हो गए। कोई लड़ाई युद्ध नहीं हुआ इनके बीच में, बस ये है कि ये थोड़े ताकतवर थे तो वो चुपचाप ही शांति के साथ इनके पास इकट्ठे आ गए, ठीक है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। हाँ, दोनों में तुलना करानी, कंपैरिजन करवाना कि ब्रिटेन का अलग मामला है, ब्रिटेन में शांतिपूर्ण लोग थे, लेकिन बाकी यूरोप चाहे जर्मनी हो चाहे इटली हो, वहां पर लड़ाई झगड़े युद्ध सब हुए थे, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, ठीक है। अगला क्या है, बाल्कन प्रदेशों में राष्ट्रवादी तनाव। अब ये बाल्कन जो है, बाल्कन्स के बारे में थोड़ा आप लोगों को जानना जरूरी है कि बाल्कन क्या है ना। तो देखो 1871 के बाद में यूरोप में गंभीर राष्ट्रवादी तनाव का प्रमुख जो क्षेत्र था बाल्कन क्षेत्र था। भाई जैसे यूनिफिकेशन वो सब तो अपने देख लिया कि हो गया, लेकिन अब एक बाल्कन एक ऐसी जगह है जिसको हड़पना चाह रहे हैं हर कोई, ठीक है। क्या होगा कि बाल्कन प्रदेश में खूब सारी जातियां निवास करती थी, और जहां पर ज्यादा जाति के लोग रहते हैं थोड़ी बहुत अनबन हो सकती है, तो ये मेन कारण था। इस पर अधिकांश जो हिस्सा था वो ओटोमन साम्राज्य के नियंत्रण में था, जो पतन की कगार पे था। इनका एक्चुअली जो साम्राज्य था ओटोमन एम्पायर था, और ओटोमन एम्पायर लगभग खत्म होने की कगार पे था। अब जो कमजोर होता है ना उस पर हर कोई हाथ डाल लेता है, सीधी सी बात है। इसलिए हुआ क्या कि 19वीं सेंचुरी में ओटोमन साम्राज्य ने आधुनिकीकरण एवं आंतरिक सुधारों के माध्यम से थोड़ी स्थिति में परिवर्तन लाने का प्रयास किया, लेकिन कोई सफलता नहीं मिल पाई। हालांकि ये अपने आप में सुधार करना चाह रहे हैं बाल्कन वाले, लेकिन कोई सफलता इनको नहीं मिली। तो हुआ क्या
कि अच्छा वहाँ के जो लोग हैं वो स्लाव कहलाते हैं, स्लाव। ये भी 1 मार्क्स में क्वेश्चन, हालांकि मैं जब आपका लाइव टेस्ट लूंगा 1 मार्क्स वाला तो अब ये हो जाएगा। तो जैसे जैसे विभिन्न स्लाव राष्ट्रीय समूह अपनी पहचान तथा स्वतंत्रता का विकास हुआ, वैसे वैसे बालकन क्षेत्र में तनाव बढ़ता गया। मतलब जो जातियां हैं, अलग अलग जाति के रूप में स्लाव बोलते थे, तो जैसे जिस जाति का डेवलपमेंट होगा, ठीक है, जिस दिन जाति का डेवलपमेंट होगा तो वो जो अपनी ताकत दिखाएंगे, जो लड़ाई ज़्यादा बढ़ेगी, सीधी सी बात है। तो बालकन क्षेत्र में बड़ी शक्तियां, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा हथियाने की प्रतिस्पर्धा, कॉम्पिटिशन हो गया। इसलिए जो बालकन स्टेट था उस पर हर कोई लोग जो जेलस थे, आपस में ईच अदर जेलस, एक दूसरे को जेलस ऑफ ईच अदर, एक दूसरे पे जेलस हो गए। और हर कोई चाहते थे कि मैं पकड़ लूँ, वो चाहता था कि इसको मैं इस पर कंट्रोल कर लूँ, इसको मैं कंट्रोल कर लूँ। तो इस समय हुआ क्या, अगर ये सब होंगे तो सीधी सी बात है कि वहाँ पर बाहरी जो लोग हैं वो अटैक करना शुरू कर दें। जब एक घर में लड़ाई चल रही है तो कहते हैं ना, जब दो लड़ते हैं तीसरा फायदा उठाता है। तो फिर फाइनली रूस, जर्मनी, इंग्लैंड, ऑस्ट्रिया, हंगरी, इन सब ने बाल्कन पर अपना प्रभुत्व स्थापित करने का प्रयास करने लग गए, जिसके परिणाम स्वरूप इस क्षेत्र में कई युद्ध हुए और अंत में फाइनली ऐसी स्थिति हो गई जैसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो, उस जैसा परिणाम सामना करना पड़ा। ठीक है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जैसे परिणाम का सामना भी करना पड़ा। वो बाल्कन से ही शुरुआत हुई थी। ये बाल्कन क्षेत्र, ये जो रूस, जर्मनी, इंग्लैंड, ये सब उसको हड़पने की कोशिश कर रहे हैं और फाइनली ये धीरे 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 41 में जाके फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, प्रथम विश्व युद्ध का रूप ले लेगा। तो ये था बाल्कन, ये भी इंपॉर्टेंट हमको जानना जरूरी। अब कोई छोटे मोटे 2-3 क्वेश्चन रहे जो आपके 1 मार्क्स में आ सकते हैं, इसको अपन देख लेते हैं। पहला, यूटोपिया क्या है? कल्पनादर्श। ठीक है, इसका क्या तात्पर्य है 1 मार्क्स में? तो देखो, कल्पनादर्श यूटोपिया एक ऐसे समाज की कल्पना है जो इतना आदर्श है कि उसका साकार होना लगभग असंभव है। मतलब ऐसा मानो कि आपने एक ऐसा सपना ले लिया जो लगभग इम्पॉसिबल है, वो यूटोपिया है। मतलब कि यूटोपिया इज द इमेजिनेशन ऑफ ए सोसाइटी। ये समाज का एक ऐसी कल्पना है दैट इज सो आइडियल दैट इट इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू कम ट्रू, इज इम्पॉसिबल। ठीक है, ये चीज है। एक जनमत संग्रह, तो अभी खैर अपने पीछे बात कर ली रेफरेंडम की। ये जो रेफरेंडम होता है, जनमत संग्रह में क्या होता है? जनता का मत लिया जाता है, जनता की राय ली जाती है, आपका क्या विचार है। यानी कि इसमें प्रत्यक्ष मतदान के माध्यम से डायरेक्ट इलेक्शन होता है। जैसे अपन किसी एमएलए को, विधायक को डायरेक्ट वोट देते हैं, डायरेक्ट, बीच में नहीं। जबकि अपन पीएम है या प्रेसिडेंट है, उसको अपन डायरेक्ट वोट नहीं करते। हम यहाँ से एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, सांसद को जिता के भेजते हैं, फिर वो लोग आगे जाके चुनते हैं, वो होता है इनडायरेक्ट। तो अपन डायरेक्ट मतदान करते हैं। इसके माध्यम से एक क्षेत्र के सभी लोगों से किसी प्रस्ताव को स्वीकार अथवा अस्वीकार करने के लिए पूछा जाता है कि भाई हम एक बिल लेके आ रहे हैं, एक ऐसा एक्ट या ऐसा कानून लेके आ रहे हैं, ठीक है, जिसको लेके जनता से पूछा जाता है कि भाई आपकी क्या राय है, आप इसे स्वीकार यानी एग्री करते हो, डिसएग्री करते हो। तो फिर वो उसे, वो जो भी उनकी राय होगी वो उन पर डिपेंड करता है, लेकिन उसे जनमत संग्रह बोला जाता है। इन रेफरेंडम a proposal is accepted by all the people of an area through direct voting. It has to decline. ठीक है, तो ये सब चीजें कि चाहे तो स्वीकार करें या फिर ना करें, उन पर डिपेंड करता है। ये हो गया जनमत संग्रह। ऐसे ही कोई छोटे मोटे और है कि फ्रेडरिक सोरियो, बस इतना ही पढ़ लो आप तो कि फ्रेडरिक सोरियो कौन था, फ्रेडरिक सोरियो कौन था, या फिर अपने कौन सी चित्र वगैरह, वो उस पर मत, सिर्फ इतना सा जानो कि फ्रेडरिक सोरियो था कौन। और फ्रेडरिक सोरियो से कोई सा भी क्वेश्चन आ जाएगा, बस आंसर उसका सेम ही होगा। तो देखो, फ्रेडरिक सोरियो एक फ्रांसीसी कलाकार था। इसने 1848 में 4 चित्रों की एक सीरीज, श्रृंखला बनाई। ठीक है, इसमें उसने अपने सपनों का एक संसार रचा जो उसके शब्दों में जनतांत्रिक और सामाजिक गणतंत्रों से मिलकर बना था। ये है, मतलब फ्रेडरिक सोरियो इज फ्रेंच आर्टिस्ट who creates a series of 4 paintings in 1848 AD. In this, he created a world of his dreams, which in his words was made up of democratic and social republics. ठीक है, याद हो जाएगा, छोटा सा ये। एक होता है उदारवाद या उदारवादी राष्ट्रवाद से आप क्या समझते हैं, यानी लिबरलिज्म से आप क्या समझते हैं? एक्सप्लेन द लिबरलिज्म, या लिबरल क्या है? तो उदारवाद एक लैटिन भाषा का शब्द है लिबर, इस पर आधारित है, जिसका अर्थ है स्वतंत्रता, अर्थात व्यक्ति के लिए स्वतंत्रता व कानून के समक्ष सबको समानता। उदारवाद का मतलब क्या? उदारवादी लोग कौन से होते हैं? जो कानून के समक्ष सबको समान नजर से देखते हैं, सबको समानता का भाव उनके अंदर होता है। यानी कि
इसका मतलब ये है कि फ्रीडम फॉर द इंडिविजुअल एंड इक्वलिटी फॉर ऑल बिफोर द लॉ, कानून के सामने सब समान है, ये इनकी राय है, ठीक है ना, वेरी इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन आपके 2 मार्क्स में ये भी आ जाता है कि ज़ोल्वेराइन के विषय में आप क्या समझते हैं या ज़ोल्वेराइन क्या है, व्हाट डू यू नो अबाउट ज़ोल्वेराइन, ठीक है। तो इसमें हम देख लेते हैं कि वैसे तो मैं आपको बता देता हूं कि ज़ोल्वेराइन एक टैक्स है भाई, जैसे हमारी सरकार हम लेते हैं ये जीएसटी टैक्स लेंगे आपसे, टोल टैक्स लेंगे आपसे, वैसे ही ज़ोल्वेराइन एक टैक्स है। इसके विषय में आप क्या जानते हैं, तो देखो पहली बात ईयर मत भूल जाना कि सन 1834 में प्रशा की पहल पर एक शुल्क संघ स्थापित किया गया था। पहली बात तो 1834 में ये इसकी स्थापना हुई, और पहल किसने की थी, प्रशा ने पहल की, मतलब इसको बनाने वाला, इस टैक्स को लाने वाला कौन था, पर्शिया। यानी कि इन 1834 एक कस्टम्स यूनियन या फिर ज़ोल्वेराइन वाज फॉर्म्ड एट द इनिशिएट ऑफ पर्शिया, इसलिए स्थापित किया गया था, इसे ज़ोल्वेराइन के नाम से जाना गया। एंड ज्वाइंड बाय मोस्ट ऑफ द, और इसके अंदर लगभग ज़ोल्वेराइन में अधिकतर जर्मन राज्य सम्मिलित है, लगभग जितने भी जर्मन स्टेट हैं उनको इसमें सम्मिलित किया गया। इस संघ ने शुल्क अवरोधों को समाप्त कर दिया कि भाई जितने भी शुल्क हैं, जो ये टैक्स लिए जा रहे हैं, उनको समाप्त करो, इतने सारे टैक्स नहीं दे सकता कोई बंदा, फिर व्यापार कैसे करेंगे, बिजनेस कैसे करेंगे, पूरी बात को समझना, बहुत तगड़ा क्वेश्चन है ये। यानी कि जैसे एक बात बताओ, कोई बंदा आपके यहाँ इंडिया में अपने यहाँ कोई बिजनेस करना चाहता है, आप बिजनेस करना चाहते हो, आपको जगह जगह पर टैक्स देना पड़े, तो आपका किस चीज़ में बिजनेस करने का मन नहीं करेगा, व्यापार करने का मन नहीं करेगा कि यार इतने सारे टैक्स है माथा फोड़ी। या फिर एक चीज़ और भी हो जाती है कि जैसे हमारे देश में रुपया चलता है, करेंसी, मुद्रा, हमारी करेंसी या मुद्रा रुपया है, अगर वो रुपया चले, ऐसा मान लो कि हरियाणा में चले गए तो वहाँ पर कुछ और ही चल रहा है, जयपुर में कुछ और ही चल रहा है, राजस्थान, एमपी में, हरियाणा, मतलब जहाँ अपन जाते हैं वहाँ पर जगह जगह अलग अलग तरह की मुद्राएं चले, करेंसी चले, तो फिर कैसे बिजनेस होगा, बड़ी परेशानी होती है। तो ध्यान रखना 30 प्रकार की मुद्राएं चला करती थी उस टाइम पर, लेकिन जब से ज़ोल्वेराइन आया उसने 30 को कम करके मात्र 2 कर दी। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, मतलब इसने 30 से भी ऊपर थी जो, उनकी संख्या घटाकर सिर्फ 2 कर दी। ये वेरी इंपॉर्टेंट, करेंसी को 2 कर दिया। और ज़ोल्वेराइन ने आर्थिक राष्ट्रवाद के आंदोलन को भी जन्म दिया, जिसने जो भी उस समय पनप रही कुछ राष्ट्रवादी भावनाओं को और ज़्यादा मजबूत किया, लोगों में थोड़ा इकट्ठापन। भाई जैसे एक बात बताओ, अपना इंडिया है, सब जगह रुपया चलता है, थोड़ा अपना तो आता है, अपना रुपया, सभी को देखे रुपया अच्छा लगता है, देश में थोड़ी अपनापन उससे फैलता है, ये सब बातें होती है। तो ये ज़ोल्वेराइन था भाई, ठीक है, जिसने लगभग जर्मन स्टेट थे, लगभग 30 के करीब इसमें टैक्सेस थे, उसको कम करके सिर्फ 2 कर दिया, और इससे थोड़े देश के अंदर नेशनलिज्म की थोड़ी बहुत बातें इसमें आई, ठीक है। और अब अपना जो है लास्ट क्वेश्चन रह जाता है ये कि वियना सम्मेलन, यानी कि जो वियना ट्रीटी ऑफ 1815 में जो वियना ट्रीटी हुई थी, वियना जो संधि हुई थी, उसके बारे में आप क्या जानते हैं। तो देखो, नेपोलियन की हार हो गई, उसके बाद में यूरोपीय शक्तियों ने वियना की संधि कर ली। इस संधि के उद्देश्य था कि नेपोलियन युद्धों द्वारा लाए गए परिवर्तनों को समाप्त करना और तथा यूरोप में एक नई रूढ़िवादी व्यवस्था स्थापित करना था। वियना सम्मेलन के प्रमुख जो भी कुछ महत्वपूर्ण बातें थी आपके सामने है। मेन चीज़ है कि आपको पता, अपने चैप्टर के अंदर पढ़ा था कि जो नेपोलियन बोनापार्ट है, नेपोलियन जो वो हार जाता है, तो नेपोलियन के जो भी काम किए हुए थे बहुत अच्छे अच्छे काम थे, लेकिन अब लोग आ जाएंगे वापस, रूढ़िवादी लोग, पुरानी सोच वाले लोग, वो ये कहते हैं कि नेपोलियन ने जो भी परिवर्तन या चेंजेस किए थे उनको समाप्त करो और अब एक नया यूरोप बनाते हैं, अपन नई चीज़ बनाते हैं। तो उन्होंने क्या क्या किया कि फ्रांसीसी क्रांति के दौरान हटाए गए बुर्बुर राजवंश को सत्ता में वापस लाओ, क्योंकि आपको पता है उसने जितने भी डेमोक्रेसी को ले आए, पहले बुर्ब राज करते थे, जैसे हम इंडिया मुगलाई थे ना, वैसे मुगलों के बुर्ब राजवंश था, वहाँ पर बुर्ब डायनेस्टी थी, उस बुर्ब डायनेस्टी को समाप्त कर दिया बिल्कुल। किसने? नेपोलियन। इन्होंने कहा कि वापस लाओ उसको, वापस राजवंश चलाएंगे, वैसे ही राजाओं का राज होगा, वो अपन काम करेंगे। लेकिन ये कहा, और फ्रांस को नेपोलियन से युद्धों के दौरान जितने भी जो विभिन्न क्षेत्र थे उनको लौटाना, वापस लौटाओ उनको, ठीक है, जो भी उसने जीते थे हमें नहीं चाहिए, हमें हमारा चाहिए वापस, वही जो हमारा इलाका था वही करो, वापस रूढ़िवादी सोच, पुरानी सोच लेके आओ। फिर इन फ्यूचर, भविष्य में फ्रांस द्वारा संभावित विस्तार को रोकने के लिए फ्रांस के सीमाओं पर कई नए राज्यों की स्थापना की गई। इस प्रकार उत्तर में नीदरलैंड बना दिया, नॉर्थ के अंदर नीदरलैंड स्टेट को स्थापित किया, जिसमें बेल्जियम सम्मिलित था, बेल्जियम उसके अंदर ही आता था, और साउथ के अंदर पीटमांड में
जेनोवा को सम्मिलित कर दिया, पर्शिया को उसकी पश्चिमी सीमाओं पर महत्वपूर्ण नए क्षेत्र दिए, जबकि ऑस्ट्रेलिया को उत्तरी इटली का नियंत्रण सौंप दिया। मतलब टुकड़े कर दिए इसके, तो ये तेरे पास में, ये तेरे पास में, तेरे पास में। नेपोलियन द्वारा स्थापित 39 राज्यों के जर्मन महासंघ को बरकरार रखा गया, बस बाकी सब तोड़ दिए गए। ये है वियना सम्मेलन, यानी कि वियना जो समिट था, वियना जो ट्रीटी थी, उसमें ये सब बातें रखी गई। तो ये था भाई, बहुत बड़ा चैप्टर था वैसे तो, जिसको अपन ने कंप्लीट कर लिया है। ये हिस्ट्री का चैप्टर 1 है। हिस्ट्री नाम लेते डरा मत करो, क्योंकि हिस्ट्री है, मानता हूं मैं, थोड़ी मुश्किल होती है। ये थोड़ी वर्ल्ड हिस्ट्री थी। इतिहास जो है ये विश्व का इतिहास था, इसमें भारत का कुछ भी नहीं है। लेकिन जो चैप्टर 2 है ये इंडियन हिस्ट्री है। ये क्या है? ये भारत का इतिहास है, इंडियन हिस्ट्री पढ़ेंगे अपन। ये बहुत शानदार चैप्टर है, जो अपन नेक्स्ट कैप्सूल रखेंगे वो इसी का रखेंगे। ये आपके भारत का इतिहास है। ये क्या है? ये भारत का इतिहास है। बहुत गजब तरीके से पढ़ने वाले हैं, तो ज़रूर इस कैप्सूल का फ़ायदा उठाना है। बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन है, बहुत बड़े बड़े चैप्टर है, मैंने समावेश कर दिया शॉर्ट एंड स्वीट, गागर में सागर। इसको जरूर पढ़ना, चाहे मैथ्स हो, साइंस हो, एसएसटी हो, अपने इंग्लिश हो, सब कुछ अपन पढ़ने वाले हैं। कोई भी डाउट हो तो कमेंट कर देना, बस आप पढ़ाई करते जाओ, ताकि मैं और ज़्यादा कैप्सूल की जो स्पीड है और बढ़ा दूंगा। ठीक है, तो मिलते हैं नए कैप्सूल के साथ में। ओके।